स्वागत है आपका इस खास पेशकश बाजार के दिग्गज में, जिसमें हम बजट और मार्केट को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आगे का रास्ता किस तरह के दिखेगा। बजट एक बेहतरीन बजट कहा जा रहा है मार्केट में, क्योंकि संतुलित बजट था और जो बजट की मैथ्स है, यानी जिसमें फिस्कल नंबर, टोटल बजट साइज, एक्सपेंडिचर, बोरोइंग, ये सारे कुछ बड़े प्रैक्टिकल से लग रहे हैं और इसलिए लोग कह रहे हैं कि एक संतुलित बजट है। बावजूद इसके कि चुनावी साल है, एक स्टेबिलिटी का यहाँ पे दिया गया है और जो सरकार को आगे एक्सपेंशन करना है, जो खर्चे करने हैं, उसमें कोई कटौती नहीं की, रादर 33% की उसमें ग्रोथ भी रखी गई है। बाजार इसको किस तरह से लेगा, ग्लोबल पिक्चर किस तरह से बन रही है, क्योंकि यूएस में फेड रेट्स घट गए हैं, मतलब कम बढ़े हैं, 50 की उम्मीद की जगह 4.25% बढ़े हैं, तो उसका क्या असर होगा दुनिया भर के बाज़ारों में, इन सब को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका नाम है नीलकंठ मिश्रा जी, जो क्रेडिट स्विस के इंडिया इक्विटी स्ट्रेटजिस्ट हैं। नीलकंठ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि ये जो बजट पेश किया गया है, बहुत सारी लोगों के मन में आशंकाएं, डर थी कि ये चुनावी साल है तो पता नहीं किस तरह का बजट होगा, लेकिन देख के बड़ा संतुलित सा बजट लग रहा है। आपको कैसा लगा सर ये बजट? आपने जो पहले कहा वो बहुत ही सही था कि सरकार स्टेबिलिटी पे फोकस कर रही है। हमें याद रखना चाहिए कि अभी ग्लोबल फाइनेंशियल और मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट काफी टर्बुलेंट है। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट, यानी कि जितने डॉलर्स हमें चाहिए तेल आयात करने के लिए, या सोना आयात करने के लिए, या मोबाइल फोन्स आयात करने के लिए, उन सब के लिए जो डॉलर्स चाहिए वो हमें मिल नहीं रहे। तो ऐसे में अगर थोड़ी भी पॉलिसी मिस्टेक होती है तो उससे इकोनॉमिक टर्बुलेंस काफी बढ़ सकती है। तो सरकार ने स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज किया है और काफी क्रेडिबली प्रायोरिटाइज किया है। कहने का मतलब, पहले भी हमने देखा है कि सरकार फिस्कल डेफिसिट का नंबर नीचे ले जाती है, बट उसके जो अंडरलाइंग अजम्पशंस हैं कि उन्होंने अज्यूम कर लिया कि 20% से टैक्स बढ़ जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और जो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है, तो ये हमें याद रखना होगा कि अभी जो कोविड के कारण हमारा जो फिस्कल स्ट्रेस आया, राइट, जो सरकार का डेट टू GDP रेशियो है केंद्र और राज्य सरकारों का, वो 70-73% से 90% हो गया। वो अभी घट के 83 पे आया है। उसको अगर 70 पे ले जाना है तो ये फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ जो है ये अगले 8-10 साल तक चलना पड़ेगा। तो इसमें कैसे इसको कम करें बिना ग्रोथ को एडवर्सली इम्पैक्ट किए हुए, ये बहुत ही मुश्किल समस्या है। और इसमें सरकार ने काफी अच्छे से इसको अप्रोच किया है। जो उनके पैसे बचे लोअर सब्सिडीज के कारण, क्योंकि ग्लोबली फर्टिलाइजर के दाम, खाद के दाम गिर गए हैं, तो उससे सब्सिडी कम होगी, तो वो बचे हुए पैसे उन्होंने सड़कों और रेलवे लाइंस को बनाने में लगाया है। ये काफी अप्रिशिएबल बात है। सर, अगर इसको हम ग्रोथ ओरिएंटेड बजट मान के चले और जैसे हम लोग करेंगे, स्टेबल है, बहुत ज़्यादा कोई एडवेंचर नहीं किया गया, कोई ऐसी स्कीम नहीं रखी गई जो एकदम अफलातूनी लगे और उससे चिंता बढ़े, इसके बावजूद जो इकोनॉमिक सर्वे में ग्रोथ का नंबर दिया गया है वो मिड पॉइंट में 6.5% का है, इस साल से कम। तो मुझे ये समझाइए कि ऐसा क्या, इसलिए क्या कि थोड़ा अंडर एस्टिमेट करके चलिए, ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अभी भी ग्लोबल सिनेरियो में जो चेंजेस हैं कमोडिटी प्राइसेस में, वो अभी उतने कंफर्टेबल नहीं आए हैं जिससे कि डर पूरा खत्म हो जाए? क्यों ऐसा उन्होंने किया? तो मेरे हिसाब से ग्रोथ जो कंसेंसस अज्यूम कर रही है, बहुत लोग तो 6 के नीचे आ गए हैं 2024 के लिए, और जो सरकार ने किया है, ये दोनों ही बहुत कंजर्वेटिव है। मेरे हिसाब से ग्रोथ उससे ज्यादा अच्छी आएगी, लेकिन सरकार का कंजर्वेटिव होना बहुत ही अच्छी चीज है। देयर आर इनफ रीजंस व्हाई उनको कंजर्वेटिव होने की जरूरत है। आप याद रखें कि पिछला बजट भी जो था, जो FY23, जो इस फिस्कल ईयर का बजट था, उसमें और जो फाइनली इस साल का फाइनल जो फिस्कल हाल है, उसमें काफी बदलाव है। आप देखेंगे कि उसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ानी पड़ी, फूड सब्सिडी बढ़ानी पड़ी, टैक्स कलेक्शन काफी जोर से अच्छा आया, नॉमिनल GDP ग्रोथ अच्छा आया, तो काफी बदलाव आता है। तो ये जो बजट है ये इफेक्टिवली एक स्टार्टिंग पॉइंट है।
आप देखें पिछले 3 साल में जब सरकार का बजट बना है और आगे इकोनॉमी का क्या हुआ है उसमें काफी बदलाव आया है, तो सरकार का कंजर्वेटिव होना आई थिंक जायज है और अच्छी चीज है, क्योंकि ग्लोबली अभी इतनी वॉलेटिलिटी है, अभी लड़ाई जो है वो खत्म हुई नहीं है, अभी जो इंटरेस्ट रेट्स इतने जोर से बढ़ाए गए हैं, तो सरकार मार्केट सेलिब्रेट कर रही है कि वो पेस ऑफ इंक्रीज स्लो हो गया कि 50, पहले 75, फिर 50, फिर 25, लेकिन रेट्स तो अभी भी हाई हैं और उसका असर अभी आप देखेंगे जो अब आएगा कि रियल एस्टेट मार्केट स्लो होंगे, लोगों का रिस्क एपेटाइट कम होगा, ग्लोबल वेल्थ टू जीडीपी पिछले 10 साल में 3.7 टू 4.9 हो गया है। तो जब ये ग्लोबल इकोनॉमी पे इतना एडवर्स इफेक्ट होगा तो इंडिया भी उससे बच नहीं सकता। तो इसलिए ये इस बजट को मैं मोर एज अ साइन ऑफ इंटेंट देखता हूँ और मुझे लगता है कि सरकार का कंजर्वेटिव होना अच्छा है, क्योंकि फिर बफर रहता है कि मेरे हिसाब से 7% ग्रोथ आ सकती है, मेरे हिसाब से नॉमिनल जीडीपी 12% हो सकती है, ग्रोथ 12% हो सकती है, सरकार ने 10.5 लिया है, तो अच्छी चीज है, राइट। कि अगर कुछ और खराब हो गया जो मैं भी नहीं इमेजिन कर पा रहा हूँ, फिर भी सरकार के टारगेट्स मीट हो जाएंगे। सर, एक कमोडिटी पे एक मेरा सवाल आपसे और है। चाइना पूरा ओपन अप हो रहा है और बहुत तरीके से आप देखें तो कुछ कमोडिटीज़ ने, जैसे कॉपर में बहुत हाई प्राइसेस चले गए हैं। अगर एग्री में जाए तो शुगर प्राइसेस लंदन मार्केट में $21 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और नॉन फेरस में फिर से एक बार तेज़ी है। तो ये डर है, एक्चुअली ये रियल डर है, या हम ये इसको ऐसे देखें कि कोविड के समय जो गए थे वहाँ से तो लगभग 30-40% करेक्शन के बाद अब ये स्टेबल हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एक। और दूसरा जो फेड का रिएक्शन है बड़ा स्विफ्ट है, वो एकदम से उन्होंने 25 कर दिया, बावजूद इसके कि वो अभी भी मान रहे हैं कि चूंकि जो सर्विस इन्फ्लेशन है वो कम नहीं हो रही है, अभी केवल गुड्स की इन्फ्लेशन कम हुई है, तो बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन हो रहा है और वो कंसर्न बना हुआ है कमोडिटी का। तो ये अब तो बहुत ही अच्छे सवाल हैं। ये तो पहला, चाइना की रीओपनिंग का पिछले 15 साल में 2009 के बाद से, 2008 के बाद से, जब भी ग्लोबल इकोनॉमी और चीन की इकोनॉमी में वीकनेस आई है, तो मार्केट्स को आदत पड़ गई है, इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी को आदत पड़ गई है कि चाइना आके, चीन आके जोर से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। मुझे लगता है कि ये अजम्पशन इस बार प्ले आउट नहीं होगा, और क्योंकि वहाँ रियल एस्टेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन और करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, एटलीस्ट उसमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मेटल्स में काफ़ी तेज़ी आई है, इसमें मुझे लगता है कि ये एटलीस्ट स्टील में तो पक्का ये इसमें प्रॉफिट टेकिंग की अपॉर्चुनिटी आती है। कॉपर में सप्लाई इश्यूज आए हैं, राइट। जैसे कुछ लैटिन अमेरिका में सरकार मतलब गवर्नमेंट फॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स आई हैं, उससे थोड़ा अनरेस्ट आया है, उससे सप्लाईज पे असर पड़ा है। एल्यूमिनियम, वो तो इफेक्टिवली एनर्जी का प्रॉक्सी है, तो जब कोल के दाम गिरने शुरू होंगे तो एल्यूमिनियम के दाम, तो वो थोड़े साइकिल्स अलग है नॉन फेरस के। बट मेरे हिसाब से फ्रॉम अ डिमांड परस्पेक्टिव, चीन का मेटल्स का डिमांड तो बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। चीन का डिमांड कहाँ इंप्रूव होगा, वो है कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि वहां पे भी जैसे हमने अपने यहाँ देखा था, जो बहुत ही दुखद समय था हमारे लिए, जब सेकेंड वेव में काफी इकोनॉमी बंद हुई, लोग काफी डिस्ट्रेस में थे, तो कंजम्पशन गिर जाती है। वो चीन में भी हुआ है पिछले 3-6 महीने में। तो जब लोग वापस आएंगे, तो इस बार अभी छुट्टियां मना रहे थे पिछले हफ्ते, अब वो खर्च करना शुरू करेंगे, तो कंज्यूमर गुड्स का डिमांड, कि वो कपड़े हुए, मोबाइल फोन हुए, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उन सब पे काफी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। वो ट्रैवल टूरिज्म में काफी ग्रोथ करेंगे, तो उसका आई थिंक ग्लोबली उसको डिमांड को सपोर्ट करेगा, बट उसका बहुत नेगेटिव असर तेल का दाम अगर छोड़ दें तो भारत पे नहीं पड़ना चाहिए। जो यूएस के फेड रेट्स का है, देखिए आप ये समझें कि जो उनका डॉट प्लॉट है, जो आपको पता होगा कि जो हर मीटिंग के बाद जो फेड के जो वोटिंग मेंबर्स हैं वो अपना इंटरेस्ट रेट का प्रोजेक्शन देते हैं, वो डॉट प्लॉट तो चेंज नहीं हुआ। तो जो ये तो उनका जो इवेंचुअल हाईएस्ट रेट है वो अभी भी 5 के ऊपर है, तो अभी 4.5 टू 4.75 है, और एनीवे एक्सपेक्टेड था कि वो जो पीक ही करेगा वो 5 पे करेगा, राइट, 5 या 5.25 पे करेगा। तो उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ की भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अब हमें ये देखना है कि ये जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, और अभी ईसीबी
और बैंक ऑफ जापान दोनों को मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि टाइटन करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो ट्रेड वेटेड डॉलर है DXY वो काफी कम हो गया है, क्योंकि अभी यूरो और येन में रेट्स अभी भी बढ़ने बाकी है। तो ग्लोबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफी एलिवेटेड रहेगा और उसका इकोनॉमी पे, ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा ये अभी लोगों को पता नहीं है। मेरे हिसाब से वो जो उसका जो नेगेटिव असर पड़ेगा वो अभी मार्केट्स में प्राइस्ड इन नहीं है। सर एक कोई क्वेश्चन और बजट पे आपसे लेते हैं। अब चूंकि बहुत लोगों ने कहा कि या कह भी रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट को पुश देना चाहिए सरकार को, और रूरल में या छोटे शहरों में तो दिक्कत थी ही। हम लोग देख रहे हैं जो कंज्यूमर फोकस कंपनीज हैं उनकी सेल्स ग्रोथ पे ये साफ दिख रहा है कि इम्पैक्ट है, उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही है। बहुत सारी जो एकदम अभी बिस्किट की कंपनीज आई हैं उनकी सेल्स ग्रोथ देखिए 1% तक रह गई हैं। तो जो पहले था कि बड़े शहरों में ठीक ठाक है, गाँव में ठीक है, अब क्या वहाँ पे भी डेंट आ रहा है क्या? देखिए इसमें मैं आपको 2-2.5 साल पहले के हालात दिखाता हूँ। पहले तो क्या होता है कि आपने हाई इनकम कंज्यूमर से सबको घर में बंद कर दिया। अब आप गुड्स डिमांड थोड़ा बहुत सस्टेन करती है, सर्विसेज डिमांड स्लो हो जाता है। तो आप ये देखें कि जो हाई इनकम कंज्यूमर्स हैं, टॉप क्वार्टाइल के जो हैं, उनका काफी खर्चा सर्विसेज में होता है, जहां वो दूसरे लोगों का समय लेना चाहते हैं। वो लो इनकम लोग हाई इनकम लोगों का समय केवल मेडिकल प्रोफेशन में या लीगल प्रोफेशन, लॉ, हेल्थ के लिए लेते हैं, बट बाकी तो ज्यादातर ट्रैवल टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स, कोचिंग, पर्सनल ड्राइवर, पर्सनल हेल्प, तो ये सब तो जब आप लॉकडाउन करते हैं तो ये आप समझ लें पानी की तरह पैसा जो है वहां से यहाँ बहना बंद हो जाता है। तो यहाँ सेविंग्स बहुत बढ़ जाती हैं, यहाँ पे डिस्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। जैसे ही आपने इकोनॉमी खोली, आप वो पैसा जो है वो मूव करना शुरू होता है, क्योंकि वो खर्च करना शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा पिछले थर्ड क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में होटल के दाम भाग गए, रेस्टोरेंट्स में काफी गहमागहमी थी, ट्रैफिक काफी बढ़ गया है, पोल्यूशन फिर से बढ़ गया है। तो ये अब वो फ्लो चालू हो गया है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जो स्टेबल्स कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स उतने खराब नहीं है। इनफैक्ट बहुत बोल रही है कि रूरल रिवाइवल, लो इनकम कंजम्पशन रिवाइवल, और मेरे हिसाब से ये सही है। जो अपर इनकम का कंजम्पशन था, तो जब आपने इकोनॉमी खोली तो 2 साल से लोगों ने ट्रैवल नहीं किया था, 2 साल से 1.5 साल से लोगों ने कपड़े नहीं खरीदे थे, अच्छे कपड़े, तो उन्होंने जबरदस्त खरीदने शुरू किए। अब उस लेवल पे आप फिर से हाई ग्रोथ लगा देंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही होगी। तो हम लोग तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे अंडरवेट रहे हैं, क्योंकि वो एक अभी एक ट्रेंड लाइन माने, और क्या हुआ कि वो कोविड के बीच में नीचे गया, फिर भाग के ऊपर गया, अब वापस यहाँ आ रहा है। लेकिन आप ये देखेंगे तो लगेगा कि बड़ी कमजोरी हो गई। मुझे नहीं लगता कि ये समस्या जो है वो 6-8 महीने से ज्यादा की है, फिर वो बेस करेक्ट हो जाएगा, फिर वो ग्रोथ आने लगेगी। आई थिंक लो इनकम में जॉब्स रिवाइवल जो है वो काफी एनकरेजिंग है, और वो लॉन्गर टर्म इकोनॉमिक हेल्थ के लिए बहुत। और बजट इसको एड्रेस भी कर रहा है, क्योंकि सरकार लगातार जो खर्च कर रही है अपनी तरफ से उससे जॉब क्रिएशन होगा।